सब्सक्राइब कीजिए A1 ट्यूटोरियल चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अरविंद। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A1 ट्यूटोरियल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है गॉस थ्योरम। बात करने वाले हैं कि गॉस थ्योरम क्या होता है और इसको कैसे प्रूव किया जा सकता है। दोस्तों की इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सॉलिड एंगल। ठीक है, अब बात करते हैं कि सॉलिड एंगल क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। और टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो आइए बात करते हैं तो फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सॉलिड एंगल। अब बात करते हैं कि सॉलिड एंगल होता क्या है। सॉलिड एंगल की बात कर रहे हैं। अब ये सॉलिड एंगल क्या होता है, ये कैसे डिफाइंड होता है, इसकी हम बात करते हैं। आप लोगों ने शंकु देखा है, वही सर्कस वाला, सभी लोगों ने देखा होगा, कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, जब ये किसी सर्कल के अंदर हो और ये उसके सेंटर से बने, जब ये कोई सर्कल के अंदर हो और ये उसके सेंटर से बने, उस कंडीशन में इस दोनों लाइंस के बीच जो एंगल जनरेट होता है, जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। अब इस सॉलिड एंगल का डिफरेंस तो बहुत अटपटा सा लग रहा है, कैसे लिखेंगे। तो देखिए, सॉलिड एंगल में कोई डिफरेंस नहीं होता, इसको बस लाइटली हम समझ लेते हैं कि होता क्या है। आप समझो कि यदि आपके पास कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कल में हमने इस सर्कल की परिधि से इसके सेंटर को हमने दो लाइन से मिलाया, दो लाइन से मिलाने के पश्चात ये जो एंगल जनरेट हुआ, इसी एंगल को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। और जब हम इसे ऊपर से इस तरीके से सर्कुलर बना देते हैं तो ये एक शंकु जैसा दिखाई देता है, कुछ इस तरीके का। आप देख रहे होंगे जोकर की टोपी, सभी लोगों ने देखा है, बर्थडे कैप ऐसा ही होता है। चलिए बात करते हैं कि अब ये सॉलिड एंगल का डिफरेंस क्या होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग पढ़ते आ रहे हो, हम बात करें कि कोण का डायमेंशन क्या होता है या इसका यूनिट क्या होता है। एंगल का डायमेंशन या यूनिट की बात करें हम तो कितने लोग कहते हैं कि इसका डायमेंशन डिग्री सेल्सियस होता है। जी, आप सोच रहे हैं, लगता है कि आप गलत सोच रहे हैं। क्यों, आइए हम बताते हैं। क्योंकि डिग्री सेल्सियस जो इसका एंगल का मापक होता है वो मैथमेटिक्स में होता है। हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं और फिजिक्स में इसका जो मापक होता है वो रेडियन होता है। लेकिन हम एंगल तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम सॉलिड एंगल पढ़ रहे हैं। तो सॉलिड एंगल का क्या होता है, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन होता है। ठीक जी, यूनिट की बात हम कर रहे हैं। एंगल का यूनिट जो होता है वो रेडियन होता है और सॉलिड एंगल का जो होता है वो स्टेरेडियन होता है। अब कुछ लोग के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर गलत पढ़ा रहे हैं। अरे यार, हम तो सोचे थे कि होता ही नहीं है एंगल का यूनिट। क्यों, क्योंकि आज तक हम लोग को पढ़ाया गया है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब इस परिभाषा, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो चाप सेंटीमीटर में या मीटर में कन्वर्ट होती है और त्रिज्या वो भी मीटर में होती है। मीटर से मीटर कैंसिल, यूनिट तो बचा ही नहीं। तो सर कैसे कह रहे हैं इसका रेडियन होता है या स्टेरेडियन होता है। जी, यहाँ पे आप लोग बात बिल्कुल सही कह रहे हो। यदि कोण की डिफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, तो उसके अकॉर्डिंग इसका यूनिट नहीं होता है। लेकिन फिजिक्स में इसकी बात करें तो फिजिक्स में एंगल की डिफरेंस रेडियन मानी जाती है और सॉलिड एंगल की डिफरेंस यूनिट स्टेरेडियन मानी जाती है। अब यही बात आती है सॉलिड एंगल के डिफरेंस की। तो जो फार्मूला आप जानते आ रहे हो उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये सर्कुलर पोर्शन है। जी, सर्कुलर पोर्शन है ना। इस सर्कुलर पोर्शन का कोई ना कोई एरिया होगा और यहाँ से इसको हमने मिलाया तो इसका रेडियस भी होगा, क्योंकि ये सर्कुलर पार्ट है तो इसे हम रेडियस ही कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम डी ओमेगा लिखें तो डी ओमेगा बराबर होगा चाप बटे त्रिज्या, यानी जो चाप होगा वो डी लिख दें और त्रिज्या जो होगा वो आर हो जाएगा। डी ओमेगा इक्वल टू डी अपॉन आर। ठीक है, लेकिन क्या आपने एक ही लिया है, नहीं, इसको कंप्लीट करने के लिए दो रेडियस लिया है ना। तो एक आर पहले वाले के लिए, दूसरा आर दूसरे वाले के लिए। तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे लिख देते हैं डी ओमेगा इज इक्वल टू डी अपॉन आर स्क्वायर।
आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी, डी ओमेगा इक्वल टू डी अपॉन आर स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई। सॉलिड एंगल क्या होता है। अब रही बात कि सर सॉलिड एंगल पढ़ा क्यों रहा है। सॉलिड एंगल इसलिए पढ़ा रहा है क्योंकि सॉलिड एंगल का यूज है। कहां पे यूज है। इस सॉलिड एंगल को हम यूज करेंगे जब हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे और उसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे। अभी जो नया सीबीएसई का पैटर्न आया, नया सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो उसमें दो टॉपिक्स, चैप्टर के दो टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है। लेकिन हम उस दो टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हम यूट्यूब वालों का सिलेबस कम नहीं हुआ है तो हमें वो भी पढ़ना है। तो आई होप इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आइए चलिए आगे बात करते हैं। अभी भी हमने बात किया कि डी ओमेगा इक्वल टू डी अपॉन आर स्क्वायर। सर ये तो डी ओमेगा की वैल्यू है, एक्चुअल ओमेगा की वैल्यू क्या होती है। कहेंगे जब हम थ्योरम प्रूव करेंगे तो वहां पे हम ओमेगा की वैल्यू सीधे सीधे 4 पाई पुट करेंगे। तो कुछ लोग कहेंगे सर ये ओमेगा की वैल्यू 4 पाई कहां से है। तो आइए बात कर लेते हैं कि ओमेगा की वैल्यू 4 पाई कहां से आती है। आप एक चीज समझो, आपने एक सर्कल लिया, सर्कल की रेडियस r रखी, ठीक है, और इस सर्कल की रेडियस r रखी। तो आप एक चीज बताओ, इस सर्कल का क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर होगा, ठीक है। यदि ये 4 पाई r स्क्वायर होगा तो आप एक चीज समझो, यदि d ओमेगा इक्वल टू d अपॉन r स्क्वायर, d का मतलब क्या होता है। d का मतलब होता है डिफरेंशिएट वैल्यू, यानी एक छोटा अवयव, एक छोटा सूक्ष्म कण उस पूरे पार्टिकल का, ठीक है। अब उस छोटे अवयव को यदि जोड़ जोड़ के बड़ा किया जाए तो पूरे के बराबर हो जाएगा। जैसे हमने इस सर्कल का यदि छोटा अवयव लिया, यदि इस सर्कल में हमने डीए बनाया, तो अब डीए को यदि जोड़ते जाएंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल एरिया आएगा ना। तो हम यदि इसको इंटीग्रेट कर दें, तो जो डी ओमेगा है वो कन्वर्ट हो जाएगा ओमेगा में, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ओमेगा में, और ये डीए जो हो जाएगा कन्वर्ट, ये टोटल क्या किसमें हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर में, और अपान में आर स्क्वायर पहले से अवेलेबल है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 4 पाई, ठीक है। तो ये बात को याद रखना कि जब हम प्रोग्रेशन में वहां पुट अप करेंगे कि ओमेगा इक्वल टू 4 पाई, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना और डाउट नहीं रखना कि भाई ये ओमेगा इक्वल टू 4 पाई कहां से आया, क्योंकि ओमेगा की जो वैल्यू है वो 4 पाई इक्वल टू कितनी हो जाएगी 720 डिग्री, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है गॉस थ्योरम। आइए नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। हमने अभी कहा कि आइए नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं गॉस थ्योरम। लेकिन आप एक चीज बताओ, यदि बिना बेस बनाए घर बनाएंगे तो घर ढह जाएगा कि नहीं ढहेगा। अब बिल्कुल जायज सी बात है। यदि हम गॉस थ्योरम पढ़ते हैं और गॉस थ्योरम के कुछ छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यदि उसको क्लियर नहीं करते हैं तो गॉस थ्योरम क्या समझ में आएगा, नहीं आएगा। तो आइए बात करते हैं उससे पहले गॉस थ्योरम समझने से पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सबसे पहले हम बता दें कि इसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है तो फाई ई लिखते हैं, यदि मैग्नेटिक फील्ड का होगा तो उसकी बात बाद में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं। अब इसे फाई ई से रिप्रेजेंट हम करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स को तो फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसका डिफिनेशन क्या होता है, सर डिफिनेशन नहीं बताया। चलिए आइए बात करते हैं डिफिनेशन की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफिनेशन बहुत इजी है, बस आप इतना समझो कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब क्या है, यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई यूनिट एरिया है, जैसे ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक यूनिट एरिया ले लिया यहाँ पे। इस यूनिट एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, मतलब वैद्युत बल रेखाएं, इस एरिया से जितने भी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी उनकी जो क्वांटिटी होगी, उनकी जो नंबर होगी, उसकी जो नंबरिंग वैल्यू होगी वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगी, ठीक है। सर अब बात आती है किसी भी एरिया से यदि 5 लाइंस निकलती हैं तो हम तो गिन लेंगे, लेकिन अब हमें जो दिखे ही ना उसे हम कैसे काउंट कर सकते हैं। हाँ भाई ये प्रॉब्लम तो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, वैद्युत बल रेखाएं जो हैं, वो तो आपको दिखेंगी नहीं, तो आप काउंट कैसे करोगे कि सर 1 2 3 4, क्योंकि पहले ही बोला गया कि ये काल्पनिक है, इमेजिनरी है।
जब इमेजिनरी चीज इमेज करना तो क्या सर हम अपने से 5 या 10 रख लेंगे? नहीं यार, कुछ तो सोचो, फिजिक्स है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कि कैसे फाइंड आउट होगा। हमने क्या कहा, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, किसी यूनिट एरिया से निकलेगा। ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, जो आप लोग इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यदि नहीं पढ़ा है तो इसके पहले वाले चैप्टर का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाके पढ़ लीजिएगा। उसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं और जो इसका क्षेत्रफल होगा वो यूनिट एरिया होगा ए, उसे भी क्लियर किए। लेकिन सर एक चीज बताइए, यूनिट एरिया होगा तो ये फार्मूला लगा देंगे, लेकिन यदि सर पूरे से निकला तो अब तो भाई प्रॉब्लम है। पूरे से निकला तो कैसे निकालेंगे सर? भाई आप अभी पढ़ के आए हो मैथमेटिक्स में कि इंटीग्रेशन यदि इतने पार्ट से निकले तो यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर दो, यदि इतने पार्ट से निकले तो यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन कर लो, यदि इतने पार्ट से निकले यानी पार्टिकल से निकले तो पार्टिकल को आपस में ऐड कर लो। तो यदि ये यूनिट एरिया से निकल रहा है तो इस पूरे का एरिया कुछ ना कुछ होगा, हम उसे सपोज कर लेते हैं कुछ, इसको इंटीग्रेट कर दो तो अब तो आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, लेकिन अब सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? e into dA इंटीग्रेशन में है, अब इंटीग्रेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो हम सॉल्व कर लेते हैं। भाई एक चीज समझो, आप मैथमेटिक्स यदि पढ़ रहे होगे तो आपको एक फार्मूला बताया गया होगा इंटीग्रेशन dx। सर इंटीग्रेशन dx, जी सर बताया गया है। क्या होता है? इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू होता है x प्लस c। वाह, वेरी गुड। कैसे आया ये? मैथमेटिक्स में आप लोगों ने सीखा होगा, फिर भी हम बता देते हैं यहाँ पे कि आप देख लो थोड़ा सा कि ये आया कैसे। आप एक समझो, यदि dx के मल्टीपल में कुछ नहीं है तो 1 है तो इसे dx लिख सकते हैं इक्वल टू, अब ये 1 है तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? x पावर 0, क्योंकि कहा गया है कि किसी नंबर के पावर में यदि 0 है तो उसे हम 1 कहते हैं। 1 कहते क्या? 1 होता ही है। सर ये होता है सुना तो है, प्रूफ आज तक हुआ नहीं कि सर किसी नंबर के पावर 0 होता है उसे 1 कहते हैं। तो और भैया प्रूव भी कर देते हैं कि ये होता कैसे है। तो आइए, अब कहा जाता है कि ये इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, x पावर 0 इक्वल टू 1। तो आइए प्रूव करके दिखाते हैं कि कैसे होता है। ये इस पार्ट का पोर्शन नहीं है, बस हमने इससे रफली हम कर रहे हैं यहाँ पे, आप देख लो बस। आप एक चीज समझो, यदि x पावर 0 है तो क्या x पावर 0 को और क्या लिख सकते हो आप? x के पावर 0 को आप क्या लिख सकते हो सर? 0 है तो क्या लिख सकते हैं सर? 0 लिख सकते हैं। अरे भाई 1 माइनस 1 लिखोगे तो भी तो 0 ही होगा। ठीक है, हाँ सर ये बात तो सही कहा आपने। अब इसे हम अलग अलग कर लें, कर लीजिए सर, हमारा क्या जाता है, हमारा पैसा थोड़ा ना लगा। कोई बात नहीं भाई, अलग अलग कर लेते हैं। ये x हो गया और ये x पावर माइनस 1 है, तो आप एक चीज बताओ, इसे 1/x लिख लें हम, x से x कैंसिल होगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। बात सही है कि नहीं? अब क्लियर हुआ? किसी भी नंबर के पावर यदि 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 कैसे होती है? क्लियर? चलिए आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आइए अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा टॉपिक था phi बराबर a into dA। अब सर बात आ रही थी कि dA की वैल्यू को हम और क्या इंप्रूव कर सकते थे। जैसे कि हमने dx दे रखा, तो dx को हम क्या लिख सकते हैं? x plus c। ये मैथमेटिकल क्वांटिटी थी जहां पे मेजरमेंट तो थोड़ी सी इधर उधर होती है, तो हम उसे कैलकुलेट करने के लिए c लगाते हैं। बट यहां पे फिजिक्स की क्वांटिटी है तो यहां पे हम c नहीं लगाएंगे। तो phi इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन a into dA। सर ये क्या हुआ? a into dA। तो भाई आप इसे देखो, इंटीग्रेशन जब dA का इंटीग्रेशन कर दोगे तो क्या आ जाएगा? e डॉट a इज इक्वल टू e डॉट a। ये टोटल कैलकुलेट होके क्या आएगा? आप जानते हो कि a डॉट b इज इक्वल टू क्या होता है? a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा। क्यों? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। अब ये स्केलर क्वांटिटी है तो जैसे ये a डॉट b इक्वल टू ab cos थीटा होता है, वैसे ये भी e डॉट a इक्वल टू क्या होगा? e a cos थीटा। ठीक है, क्लियर? अब phi इज इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो क्या है? e a cos थीटा। इतने में किसी को प्रॉब्लम कोई नहीं? तो आइए आगे बात करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा phi e बराबर e a cos थीटा। अब भाई यहाँ पे तो phi e की वैल्यू e a cos थीटा आ गई, लेकिन अब एक चीज बात करते हैं। मैक्सिमम हम लोगों ने देखा है फिजिक्स में कि जब हमारे पास कोई क्वांटिटी आ जाती है तो उस क्वांटिटी को हम देखते हैं कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू किस तरीके से इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, सारी चीजों की बात हम करते हैं।
तो इस सारी चीजों को समझाने के लिए आइए कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं और उसके साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास कोई एरिया है, ठीक है। यदि इस एरिया से निकलने वाले जो वैल्यू लिखाए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, वह इस प्लेन के 90 डिग्री हो, इस प्लेन के 90 डिग्री हो, उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर हो और निकलने वाली लाइंस जो हो वो इस प्लेन के 90 डिग्री हो, उस कंडीशन में हम बात करें तो आई की जो टोटल वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। आप समझो फाई ई बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, ठीक है। और आप जानते हो कि ई की वैल्यू यहाँ पे हम ई रखते हैं और एरिया की वैल्यू एरिया ही रखते हैं, ए। अब यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 है, तो कॉस 90 डिग्री। और आप सभी लोग जानते हो कि कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, भूल गए क्या, बोलो यार, हाँ कितनी होती है, 0। अब ये बताओ कि यदि किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 0 के साथ होता है तो वो नंबर वापस उतना ही हो जाता है। क्या बात सही है क्या, क्या वाह वाह, क्या सोचा है आप लोगों ने। किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 0 के साथ होता है तो वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। पहली कंडीशन समझ में, यदि ये जो लाइंस हैं वह इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो उस कंडीशन में 90 डिग्री के कंडीशन पर जो फाई की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। यानी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो कैलकुलेशन होगा उस समय कितना आएगा, 0 आएगा। अब इसी में सेकंड बात कर लेते हैं, सेकंड कंडीशन बात करते हैं। यदि ये दोनों पैरेलल हो, अब एक ही तो पैरेलल होंगे तो 0 डिग्री हो जाएगी, और जब 0 डिग्री की बात आएगी तो यहाँ पे cos 0 हो जाएगा, और cos 0 हो जाएगा तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, आप जानते हो, बोलो 1 होती है। और जब 1 होगी तो यहाँ पे भी 1 आएगा, और जब यहाँ पे 1 आएगा तो ये जो टोटल वैल्यू होगी वो सॉल्व होगी, कितनी आएगी, E डॉट ए, यानी फाई की जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, E डॉट ए। क्लियर, यानी पहली कंडीशन जब वो 90 डिग्री पे हो और दूसरी कंडीशन जब वो 0 डिग्री पे हो। तो 90 डिग्री पे वैल्यू 0 होती है और 0 डिग्री पे वैल्यू मैक्सिमम E इंटू ए के इक्वल होती है। क्यों, क्योंकि cos 0 वैल्यू 1 होती है। इतनी बात समझ में, बीच में फिर जो वैल्यू आती रहेगी उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू रखते रहेंगे, ठीक है। चलिए फाइनली कछुए की चाल से चलते चलते हम लोग गॉस थ्योरम पे पहुंच ही गए। तो आइए गॉस थ्योरम को शुरू कर लेते हैं। लेकिन अब बात आती है गॉस थ्योरम शुरू करने से पहले कि कुछ बातें जो हमें याद रखनी है। गॉस थ्योरम से पहले हमने जो बातें डिस्कस की उनको आप लोगों को याद रखनी है। वो क्या बातें हैं, देखिए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने बात की, उस बात को आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं। तो आइए बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, सॉरी गॉस थ्योरम के बारे में। गॉस थ्योरम जाहिर सी बात है, नाम के अकॉर्डिंग तो पता चल रहा है गॉस थ्योरम, यानी गॉस नामक वैज्ञानिक ने इसे दिया था, इसलिए इसे गॉस थ्योरम के नाम से जाना जाता है। भाई गॉस थ्योरम तो गॉस नामक वैज्ञानिक के नाम पे जाना जाता है, लेकिन अब बात आती है कि गॉस थ्योरम में गॉस ने क्या कहा। तो आइए बात करते हैं कि गॉस थ्योरम में गॉस ने क्या कहा और किस सब्जेक्ट पर लेके कहा। तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो इन्होंने कहा कि यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस पर यदि कोई चार्ज है तो उससे निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो क्वांटिटी होगी वो कुछ होगी, लेकिन कितनी होगी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने चाहिए वो बाउंडेड होनी चाहिए, यानी बंद पृष्ठ होना चाहिए। बंद पृष्ठ होने का मतलब कि ऐसा पृष्ठ होना चाहिए जो जिसकी बाउंड्री वॉल हो, चाहे वो बाउंड्री वॉल किस भी आकृति की हो, उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे क्यूब हो, चाहे क्यूबाइड हो, या फिर अमीबा शेप में हो, किसी शेप में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस वो जो आपके पास शेप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, यानी बंद परिपथ होना चाहिए, ठीक है। यदि बंद सर्किट है, बंद परिपथ है, तो उस पर उन्होंने एक थ्योरम दिया जिसे गॉस थ्योरम के नाम से जाना जाता है।
तो आइए बात करते हैं गॉस थ्योरम क्या है। गॉस ने कहा कि यदि आपके पास कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, और यदि इस पर कोई चार्ज है, यदि इस पर कोई चार्ज है, तो उन्होंने कहा कि इस बंद पृष्ठ से निकलने वाले जितने भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी, जितने भी इससे निकलेगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसकी जो वैल्यू होगी, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी फाई की जो वैल्यू होगी वह इस पृष्ठ पर उपस्थित कुल चार्ज का 1/ε0 होगा। बात समझे? फिर से समझिए इस बात को। गॉस ने कहा कि यदि आपके पास कोई सर्किट है, सर्किट कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। यदि क्लोज सर्किट है तो उस कंडीशन पर उन्होंने कहा कि यदि इस पर चार्ज पार्टिकल हैं तो इस पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी इस पृष्ठ से निकलने वाले जो कुल वैद्युत फ्लक्स की संख्या होगी वह इस पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगी। कहीं कहीं आप इसको देखोगे तो ये आपको कुछ q/ε0 के फॉर्म में भी देखने को मिलेगा। ठीक, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। ठीक उसी तरीके से इस समय बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि जो बल रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्वांटिटी जो आउट होगी उस पर गॉस थ्योरम ने ये बात कही। सेम वैसे ही जैसे इस समय कोरोना काल में लोग कह रहे हैं कि घर में रहो। घर क्या है? हमारा बंद है। इस बंद घर में रहेंगे तो कोरोना नहीं होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? कोरोना हो जाएगा। ठीक है, कहिए बात करते हैं फाई इक्वल टू q/ε0 की। अभी q फाई बराबर q/ε0 ये वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब इसको क्या प्रूव भी कर सकते हैं? जी प्रूव भी कर सकते हैं। तो आइए गॉस थ्योरम को, गॉस थ्योरम के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को प्रूव करेंगे कि गॉस थ्योरम के द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो वहां पे हम यूज करेंगे हमारा सॉलिड एंगल यानी ओमेगा की वैल्यू को। तो आइए गॉस थ्योरम का प्रूव कर ही देते हैं कि फाई इक्वल टू q/ε0 आता कहां से है। ठीक है, फाई इक्वल टू q/ε0 की वैल्यू को फाइंड करने से पहले हम आपको बता दें कि आपके पास एक बंद पृष्ठ है। बंद पृष्ठ किसी भी तरीके का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप सर्कल ही लो। ठीक है, हमने इसका यहाँ पे सेंटर ले लिया। सर ये सर्कल है तो फिर इसका सेंटर यहाँ का क्यों होगा? यहाँ कहीं होगा, कहीं भी ले लो। हमने ये कहा नहीं ना कि ये सर्कल है, ये एक बंद पृष्ठ है। इस बंद पृष्ठ का सर्कल हमने यहाँ ले लिया। फिर हमने क्या बना लिया? बर्थडे वाला टोपी। किसका किसका बर्थडे है भाई? जिसका जिसका है वो पहन लेना। ठीक है, चलिए अच्छा बात करते हैं। अब ये यहां से बात करते हैं तो ये इसका ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ये इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा, ये टोटल इसका एरिया हो जाएगा और इसका जो रिजल्टेंट एरिया हो जाएगा वो इधर हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि इस टोटल के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, आप जानते हो कि E = 1/4πε0 q/r²। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा सर्किट है, यानी ये जो हमने बंद पृष्ठ लिया है, बंद पृष्ठ पर प्लस आवेश उपस्थित। ठीक है, इस बंद और यहां से इसका रेडियस स्मॉल r है। तो इस कंडीशन से हमने लिया तो E = 1/4πε0 q/r। r की r² भाई F = क्या होता है? F = 1/4πε0 q1 q2/r² होता है। तो केवल q ही कम करोगे ना, एक r क्यों कम कर रहे हो? इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देते हैं। क्लियर? इतने में कोई प्रॉब्लम? यानी E = 1/4πε0 q/r²। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो आइए आगे बात करते हैं। E = 1/4πε0 q/r²। अब यहीं से हम यदि इससे इस पूरे फील्ड का, यानी हमारे पास जो पृष्ठ है उस पृष्ठ पर यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर ले, फाई ई की बात कर ले, तो ये जो फाई ई की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? E × A आएगी ना। E × A लिखो या E × dA लिखो। ठीक, E × dA लिखें तो अब ये E × dA की जो वैल्यू है, आप इक्वेशन फर्स्ट में E की वैल्यू रखे हो तो फाई ई = हमें क्या मिलेगा? फाई ई = E
ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू को भी यहाँ रख देते हैं dA अपन r स्क्वायर। अब नहीं ई की वैल्यू है dA की वैल्यू है, लेकिन ये जब स्केलर क्वांटिटी है तो ये आपको क्या मिलता है E डॉट dA cos थीटा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे dA cos थीटा। इतनी बात क्लियर है, कोई डाउट यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए आगे बात कर लेते हैं। फाई इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dA cos थीटा अपन r स्क्वायर। अब इस वैल्यू को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें तो आप एक चीज समझो कि यहाँ पे dA cos थीटा अपन r स्क्वायर। dA क्या है? एरिया है, अपन r स्क्वायर क्या है? रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। अब ये cos थीटा, यदि ये dA cos थीटा को यदि टोटल ऐड किया जाए तो ये टोटल ऐड होके कितनी वैल्यू देगा? ये टोटल ऐड होके मैक्सिमम वैल्यू देगा। यानी इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए तो आप जानते हो dA cos थीटा अपन r स्क्वायर ये इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू होता है d ओमेगा, क्योंकि आप लोग अभी भी पढ़ के आए हो dA अपन r स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा। हमने फर्स्ट टॉपिक में ही पढ़ाया था, यहाँ पे हमने सॉलिड एंगल की बात कही थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको पुटअप करेंगे फाई E इज इक्वल टू q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू d ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो आप लोग को बात समझ में आ रही होगी। अब एक बात हमने और बताई थी कि d ओमेगा इक्वल टू होता है 4 पाई। अब भाई ये मत कहना कि 4 पाई कहाँ से आ गया सर, हमने इसकी बात पहले ही बताई है। तो फाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू d ओमेगा, और d ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा फाई इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता है गॉस थ्योरम। प्रोग्रेशन समझ में आई? आई होप समझ में आ गया होगा आपको, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इतने भी बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम्स, जिसमें हम लोग बात करेंगे समतल चालक प्लेट के लिए, समतल अचालक प्लेट के लिए और बेलन के लिए। तो ये सारी बात नेक्स्ट वीडियो में होगी, और आज के इस वीडियो में इतना ही। और जाने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आगे